है। ट्रायंगल लॉ के एप्लीकेशन में जाने से पहले आज हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन में जाने से पहले एक बेसिक चीज समझो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर से। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एकदम बेसिक से चलते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यहीं से स्टार्ट है। दो वेक्टर का एडिशन अगर आ गया, ठीक है, अगर हम लोग वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर अगर हम लोग सीख गए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यही बेस है। इसके बाद हम कितना भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, फिर इसके आगे हम मोर देन टू वेक्टर का एडिशन तुमको बताएंगे। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो वेक्टर का रिजल्टेंट बताता है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम टाइम देंगे लिखने के लिए। सुनना इम्पोर्टेंट, और डाउट होगा तो इमीडिएटली पूछ लेना। देखो, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा ट्रायंगल का थर्ड साइड आएगा, ये तो हम लोग को पता है। ये हम लोग देख चुके हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन में कि जो रिजल्टेंट आएगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड आएगा। अब ट्रायंगल तो बहुत तरह का बन सकता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो कैसा भी ट्रायंगल बन सकता है, ध्यान से सुनो, कैसा भी ट्रायंगल बन सकता है। अगर रिजल्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हो तब तो बहुत आसान हो। जैसे मान लो कोई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये रहा रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर आर। मतलब यहाँ पे वेक्टर आर को हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे? अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना हो तो बहुत इजीली बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हम इसमें लिख सकते हैं r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से r हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो यही हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बहुत हम इजीली बता दिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर राइट एंगल बन रहा हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना बहुत आसान है। कैसे? ये भी बता सकते हैं कि रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्यों? इसको थीटा मान लिया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई आर लिख सकते हैं। कॉस थीटा अगर बताना हो तो कॉस थीटा लिख देंगे तो बी बाई आर। टैन थीटा बताना हो तो टैन थीटा लिख दिए ए बाई बी। तो थीटा क्या है, डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे है, और वो रहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो हमारे लिए रिजल्टेंट बताना बहुत आसान है। अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो साइन टैन कॉट लिखना भी बहुत आसान है। अब हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल बने जरूरी तो नहीं है, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल रिजल्टेंट बनाए जरूरी तो नहीं है, कोई जनरल ट्रायंगल भी बना सकता है। तो हम लोग आज यही देखेंगे कि अगर कोई जनरल ट्रायंगल बना रहा है तब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अगर कोई जनरल ट्रायंगल बना रहा है तब हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे इसी के केस में अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे किसी जनरल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमको समझ में आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो वेक्टर का एंगल बताना और मैग्नीट्यूड बताना बहुत आसान है, क्योंकि पहले से जिसको बेसिक ट्रिगो आता है राइट एंगल ट्रायंगल का, पाइथागोरस थ्योरम आता है, वो इसका यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता देगा। ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्मूला जो तुम पढ़े हो रिजल्टेंट निकालने का जो पढ़ाया जाता है कहीं पे भी, वो सब मत दिमाग लगाना, सीधा बस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। अब जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि जनरल ट्रायंगल में रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब उसको देखो, उसके लिए
उसके लिए हम तुमको दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं। ट्रायंगल में दो रूल, कोसाइन रूल और साइन रूल काफी यूज होता है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन इसके बहुत डीप मैथमेटिक्स में हम नहीं जाना चाह रहे हैं। सीधा हम वो फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो किसी भी ट्रायंगल में वैलिड है। तुम ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तुम किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब ही होता है कि तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। नहीं यूज कर सकते हो तो फॉर्मूला है ही नहीं। हम इसका एक वीडियो ही बनाए हैं। फॉर्मूला का मतलब है जो हर जगह यूज हो। तो ये जो तुमको साइन रूल और कोसाइन रूल अभी हम बताने वाले हैं, ये जनरल है। ये आप दुनिया के किसी मैथमेटिक्स के किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। ये हमको रिजल्टेंट निकालने का जनरल मेथड बता रहे हैं कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जनरल मेथड क्या है। किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जनरल मेथड क्या है वो सिखा रहे हैं तुमको। तो उसके लिए तुमको दो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में तुम लोग ट्रिगो में पढ़ोगे भी आगे, 11th में पढ़ना है। ये दोनों फार्मूला का प्रूफ, लेकिन अभी हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं। बस ये बता रहे हैं कि ये फार्मूला है क्या और इसको यूज कैसे करेंगे। तो एक एबीसी ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल में इस एंगल को बोल दिया एंगल ए, इस एंगल को बोल दिया एंगल बी, इस एंगल को बोल दिया एंगल सी। एंगल का सामने का साइड, एंगल के सामने का साइड ए, एंगल के सामने का साइड बी, एंगल के सामने का साइड सी। ठीक है। ये एबीसी क्या है? मैग्नीट्यूड है, मतलब ये साइड लेंथ बता रहा है। ये कितना इसका कितना लेंथ है, इसका कितना लेंथ है, इसका कितना लेंथ है। वेरिएबल के टर्म में सारा मैग्नीट्यूड लिखे हैं। मतलब यहाँ पे ए बी सी गिवन है, कांस्टेंट ही है। ठीक है। इसी की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू तुमको दिया रहेगा, B1 दे देगा, C2 दे देगा, या इस तरह से कुछ भी। तो यहाँ पे तो हम जानबूझ के एबीसी लिए है, बाकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू एक एग्जांपल में लेके दिखाएंगे। लेकिन पहले तुम जनरल मेथड सीखो कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है। बार बार बोल रहे हैं। तो हमने एक एबीसी ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल यूज करेंगे। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। एंगल सी के सामने का साइड सी, बी के सामने का साइड बी, ए के सामने का साइड ए। अब देखो साइन रूल और कोसाइन रूल कैसे लिखते हैं। बहुत इजी है लिखना। पहले लिखते कैसे हैं उसको समझो। अब जैसे तुमको दो साइड, ये दोनों तुमको पहले से नोन होगा, और एंगल बिटवीन टू साइड्स, मतलब ये एंगल तुमको पता होगा। मतलब ये ट्रायंगल का जो तीन साइड है उसमें से कोई दो साइड तुमको पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो। एंगल बिटवीन टू साइड्स तुमको पता हो तो क्या करोगे? तुम सामने का साइड बता सकते हो कि ये कितने लेंथ का होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं। कैसे? तो कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस ए। उस एंगल का कॉस लिखोगे तो कॉस ए लिख दिया। कैसे लिखते हैं? तो इसके एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी है इसके बगल में बी है सी है, दोनों का स्क्वायर का सम कर दो। और सामने वाला साइड जो अननोन है या जो फाइंड करना है, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो साइड्स हैं जिसके बीच का एंगल है वो प्रोडक्ट में रहेगा, 2BC। मतलब अगर हमको कॉस बी लिखना हो, फिर से देखो कॉस बी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2CA। उसी तरह अगर हमको कॉस सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बोलो तुम लोग में से कोई एक। कॉस सी क्या लिखेंगे? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB। ठीक है। तुम ये दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में रूल यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब ये जो तुमको हम कोसाइन रूल बता रहे हैं, इससे तुम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इससे निकलता है। बार बार बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से मेरी बात को जो बोल दे समझो वही ब्रह्मास्त्र है। मतलब उसको एकदम दिमाग में सेट कर लो कि इसको इसको चला देंगे तो कहीं फेल नहीं होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है रिजल्टेंट निकालने का, जो भी हम डिराइव करने वाले डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला नहीं है, मतलब वो एक डेरिवेशन है।
तो अगर हमको वो डेरिवेशन याद नहीं है, मतलब उसका एग्जैक्ट जो डिराइव करने के बाद जो मैथमेटिकल रिलेशन निकल कर आएगा, अगर हमको वो याद नहीं है, तो ये बेसिक मेथड है। तुम ये ट्रायंगल बनाना, रिजल्टेंट के लिए तुमको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। और जैसे ही ट्रायंगल कंप्लीट होगा, तुमको दो साइड दिया ही रहेगा और एक एक तुमको फाइंड करना रहेगा। तुम कोसाइन फॉर्मूला लगा दोगे आंख बंद करके, और इससे तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। कैसे हम दिखाएंगे अभी। हाँ, अब इसमें आ जाओ। अब साइन रूल कैसे लिखते हैं, अब वो देखो। साइन रूल कैसे लिखते हैं, इसको क्या यूज करते हैं, इसको वेक्टर में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तुमको कहीं भी वेक्टर में अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो, तो ये साइन रूल का यूज करो, तुम्हारा कोई हेडक नहीं। कैसे, अब देखो साइन रूल कैसे लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, पहले साइड लो। जैसे मान लो अगर हमको ए गिवन है, तो जो साइड गिवन है उसके सामने का एंगल लेना है। जैसे यहाँ पे ए गिवन है, तो इसके सामने कौन है, ए। तो साइड अपॉन एंगल का रेशियो, साइड अपॉन एंगल का रेशियो, एंगल भी किसका, साइन का। तो साइड अपॉन एंगल का रेशियो किसी भी ट्रायंगल में कांस्टेंट होता है। ये तुमको प्रूफ करना है, बार बार बोल रहे हैं। ये तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। अब जैसे ये लेंथ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब बी के सामने कौन है, ये बी, तो लिख दिया बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी। देखो सी साइड है, इसके सामने एंगल कौन है, सी, तो सी अपॉन साइन सी। ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो ये फॉर्मूला आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं, इससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला, साइन रूल। कोई डाउट है किसी को। जैसे ले लिया वेक्टर ए, और ये रहा वेक्टर बी। ठीक, ये दो वेक्टर हमने ले लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी ए से कितने एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे इंक्लाइन। यहाँ पे गिवन क्या क्या है लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या क्या है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और थीटा गिवन है। ठीक, गिवन का मतलब, वेक्टर गिवन होने का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है। अगर कोई बोलेगा वेक्टर गिवन है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है। अब ए वेक्टर को सपोज करो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये इसका डायरेक्शन हो गया, और दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता था, तुमको बोलता कि कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और बोलता कि कोई दूसरा वेक्टर जो है ऐसी हवा में थ्रो कर देगा। ये बोल देता कि कोई भी ऐसे रैंडम थ्रो कर देगा, दूसरा वेक्टर ये है जो कि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये बी वेक्टर ऐसे बोलता है। ये बोलता वेक्टर ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और दूसरा वेक्टर बी जो एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। तुमसे क्या पूछेगा, फाइंड ए प्लस बी। बोलेगा इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। हमसे क्या पूछेगा, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। अब इसी को हम यहाँ पे एक सिस्टमैटिक फिगर में बना लिए हैं। क्यों, वेक्टर डिलोकलाइज्ड है, तो वेक्टर को उठा के हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो बी को हमने उठाया और ए वेक्टर पे रख दिया, तो ये डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अच्छा, अब ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। बेसिकली तो हमको सीखना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है। ठीक, अब देखो, अब ट्रायंगल लॉ कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या किए, वेक्टर को हमने यहां से पिक किया, बी वेक्टर को, और ए वेक्टर के ऊपर रख दिया। चलो रख दिया, तो रिजल्टेंट, तो ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहा ट्रायंगल का थर्ड साइड, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए बी, ट्रायंगल कंप्लीट। देखो, टेल हेड, टेल हेड रिजल्टेंट, टेल टेल हेड हेड।
तो ये रहा रिजल्टेंट। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ में बता भी चुके हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ में हम बता भी चुके हैं। तो ये रहा रिजल्टेंट ए एंड वेक्टर बी जिसका रिजल्टेंट आर। अब हमसे यही पूछ रहा है कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन, जैसे बोलेगा कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, नहीं पता है, वो तो निकालना ही है। अब यहाँ पे ओ ए भी एक ट्रायंगल बन चुका है, यहाँ पे ओ ए भी एक ट्रायंगल का फॉर्म ले चुका है। अब हम तुमको बताए हैं कि कभी भी रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉडुलस मॉडुलस, तो कोसाइन फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोसाइन रूल का यूज करेंगे। और अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम लोग साइन रूल का यूज करेंगे, दैट इज साइन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये अभी हम बोल चुके थे, अब उसी का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। ये जनरल तरीका है कि अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जैसे ही ट्रायंगल बनेगा कोसाइन रूल लगाएंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और अगर डायरेक्शन बताना हो तो साइन रूल लगाएंगे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं, अब आ जाओ, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब ट्रायंगल ओ ए भी बन के तैयार है, ठीक है, थीटा गिवन है तो ये थीटा, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। पाई मतलब यहाँ पे पाई रेडियन बोलते हैं 180 डिग्री को, यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में एंगल लिखे हैं 180 डिग्री को, सॉरी, ठीक है। मतलब जैसे ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल कितना था 180 डिग्री, देखो, तो 180 में से थीटा हटा देंगे तो क्या बचेगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ 180 डिग्री को ही हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं। तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस ट्रायंगल में नहीं हम सर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखे, तो लिखे कॉस पाई माइनस थीटा। ऐसा बोलेंगे सर क्यों लिखे, अल्फा क्यों नहीं लिखे, नहीं अल्फा तो अननोन है ना, अननोन को थोड़ी लिखेंगे। हमेशा जिंदगी में याद रखना, फिजिक्स में, कोई फिजिक्स नहीं, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम जब सॉल्व करना है तो जो तुम्हारे पास गिवन है उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, अननोन थोड़ी। अननोन तो अननोन ही है, वो तो हमको फाइंड ही करना है, तो उसको कैसे लेंगे, या तो अगर उसको लेंगे तो उसके साथ साथ वाला कोई और लेंगे जो नोन है, मतलब ऐसा नहीं कि जो फाइंड करना है उसको नहीं लेंगे, लेकिन मेन तो उस चीज को फाइंड करने के लिए हमको जो गिवन है उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा गिवन था इसलिए हम यही एंगल लिए, वैसे भी हमको ये एंगल गिवन है और ये दोनों साइड लेंथ पता है, इसका साइड लेंथ ए है, इसका साइड लेंथ बी है, तभी तो हम सामने वाला का साइड लेंथ बता सकते हैं कि आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमने क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा, एडजेसेंट साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने का साइड आर, तो लिख दिया माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, कोसाइन फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। हम तो बोले ही थे कि थोड़ा बेसिक ट्रिगो का नॉलेज होना चाहिए, क्यों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा एक्यूट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा अगर बोलोगे तो एक फॉर्मूला का चार्ट हम बना देंगे इसके बाद। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो लिख दिया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए, खेल खत्म। अब लोग इसी को फॉर्मूला की तरह यूज करता है, ये बोलता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 वेक्टर में यूज होगा, अगर मोर देन 2 वेक्टर है तो तुम इसको यूज ही नहीं कर पाओगे। एंगल सब में बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, वेक्टर डायग्राम, इसके बाद आपको कोसाइन फॉर्मूला यूज कर देना है, आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत हरी में हैं, जैसा कि एग्जामिनेशन में होता है,
तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रायंगल बनाएंगे और सीधा ये एक्सप्रेशन यूज कर देंगे। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो थीटा है, ये कोई भी एंगल मत ले लेना। तुम यहाँ पे देखो कि थीटा जो है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर 2 में, वीडियो में, कि थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो यहाँ पे जो थीटा लेना है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेना है, कोई भी एंगल नहीं ले लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी एंगल हमको बनता हुआ दिखेगा डायग्राम में, हम वो एंगल इस एक्सप्रेशन में ले लेंगे तो रिजल्टेंट गलत निकल कर आएगा। आपको बार बार बोल रहे हैं वही एंगल लेना है जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, मतलब जिस दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है उस दो वेक्टर के बीच का एंगल ही यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी एंगल नहीं ले सकते हैं। यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर का जो आपको डेफिनेशन बताया गया है उसको यूज करते हुए क्या बताया गया है कि टेल टेल अगर दो वेक्टर का मिल रहा है तो जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, या हेड हेड मिल रहा है तो जो स्मॉलेस्ट एंगल मिल रहा है वही एंगल लेना है, कोई भी एंगल नहीं लेना है। इस इक्वेशंस को यूज करते समय ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट का, इसको तुम यूज कर सकते हो, इसको चाहो तो नोट कर लो। अब हमको सर यहाँ डायरेक्शन, पे जो क्या बोलो? सर यहाँ पे जो कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा जो था, उसकी हाँ, वैल्यू जो आई वो माइनस कॉस थीटा है। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। यस सर। इसकी प्रॉपर्टी तुम ट्रिगो में पढ़ोगे, हम कहो तो बता देते हैं अभी। एक्चुअली अभी इसको पहले नोट कर लो, हम एक जगह इसका फॉर्मूला समरी कर देते हैं। अच्छा सर। ओके सर। फिजिक्स में कभी नहीं फंसोगे। ट्रायंगल ओ ए बी, अब इस ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल यूज करते हैं। तो साइन रूल कैसे यूज करेंगे? तो अल्फा तो हमको फाइंड ही करना है, तो जो फाइंड करना है ये वाला एंगल तो लेना पड़ेगा। तो इसके सामने कौन है? इसके सामने है बी, तो बी अपॉन साइन अल्फा लिख दिया, इक्वल टू, अब बाकी तो गिवन लेना पड़ेगा क्योंकि एक अननोन है तो बाकी सारा गिवन होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, थीटा तो पता ही है। तो इसके सामने कौन है? आर, आर तो हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं अभी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आर अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये सब तुमको फॉर्मूला का समेरी ट्रिगो में याद रखना पड़ेगा, अगर ट्रिगो नहीं पढ़े हो तो। बाद में तो तुमको पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये ध्यान रखना। चाहो तो यहाँ पे तुमको एक समरी हम बना देते हैं फॉर्मूला का, वो याद रखना। कॉस पाई माइनस थीटा हो या कॉस पाई प्लस थीटा हो, दोनों नेगेटिव ही होता है। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। रीजन बताए, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा एक्यूट है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना तो जरूर याद रखना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अब इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या लिख दिया? बी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा। पहले समझो, लिखना मत। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? अल्फा तो हमको फाइंड ही करना है तो आर को इधर लेके आ गए, बी अपॉन आर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। लो, एंगल निकल गया। अब यहां से हमको एंगल मिल जाएगा, बस हमको ये एक्सप्रेशन यूज करना है। यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन अल्फा मिल जाएगा। साइन अल्फा मिल गया तो अल्फा मिल गया। अब इसको कैसे लिखते हैं एंगल को, वो समझो। अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स बी अपॉन आर साइन थीटा। अभी नोट मत करना, हम टाइम देंगे। अब ये इनवर्स क्या है इसको समझो, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, कैसे वो देखो। अब मान लो साइन थीटा इक्वल टू हाफ होता है,
तो हाफ को हम लिख सकते थे साइन पाई बाई 6, मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अब कंपेयर किए तो थीटा क्या बोल दिए, 30 डिग्री, तब तो निकल गया। लेकिन अगर साइन थीटा 1/3 होता तो यहाँ हम थीटा कैसे बताते? तो जनरली हमको 5 से 6 वैल्यू याद रखना होता है, बाकी जो एंगल है वो इन्वर्स के फंक्शन में बताया जाता है। जैसे तुमको 0 डिग्री, ध्यान से सुनना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, और 360, इतना का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में नहीं देगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये तुमको ये सब का पता है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एंगल को हम पाई रेडियन या डिग्री में लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारा एंगल ऐसा है, अब जैसे 33 डिग्री, अब ये कैसे निकालेंगे, 34 डिग्री, तो इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स फंक्शन निकाला गया है, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इससे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं इनवर्स फंक्शन का यूज करके। इनवर्स लिखे हैं, इनवर्स फंक्शन मतलब अब जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/3 था, या इसी को समझो, ऊपर वाले को ही, थीटा इक्वल टू हम क्या लिख दिए, 30 डिग्री। इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं, पावर -1, ये साइन का पावर है -1, इसको रीड करते हैं साइन इनवर्स, इसको क्या रीड करते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है। तो तुमको करना क्या है कि जो RHS में है वो साइन इनवर्स के साथ लिख देना है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हाफ। तो ये जो इनवर्स है ये अपने आप में एंगल को रिप्रेजेंट करता है, बस तुम इतना लिख दो तुम्हारा काम हो गया, यही एंगल है। और इसी को हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं, मतलब साइन इनवर्स जो हाफ है इसी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो जहां पे ये 4-5 कॉमन वैल्यू नहीं मिलता है, वहां एंगल को इनवर्स के टर्म में लिखा जाता है। करना क्या है, जैसे हमने बताया कि जो RHS है बस इसके साथ इनवर्स फंक्शन में डाल दो। RHS क्या है, साइन इनवर्स हाफ। अब जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/3 होता है, तो हम एंगल क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/3, हो गया, यही एंगल हो गया, बस सीधा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि अगर ये कोई रेगुलर एंगल नहीं दिया हो तो हम इनवर्स के टर्म में लिखते हैं। कोई डाउट सामर्थ? सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लेते हैं। अब जैसे दो वेक्टर लेते हैं यहीं पे, मान लो एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी, बी, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, यहाँ थीटा दे देगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री। बी कितना है, मान लो है 1 यूनिट, कुछ भी एट रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमसे पूछेगा कि फाइंड ए प्लस बी, मतलब इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो। डायग्राम तो इसका अभी हम जस्ट बना ही दिए हैं, फिर से बना देते हैं। तो फिर से बना देते हैं, तो क्या करो, एक इस पे शिफ्ट कर दिए बी वेक्टर को, और ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट। चलिए, तो डायग्राम तो पता ही है, तो ये 60, तो ये भी 60, तो ये हो गया पाई -60, दैट इज 120 डिग्री। तो ये रहा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट दिख गया कि यानी इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी के बीच में से कहीं से निकलेगा, कितने एंगल पे निकलेगा वो देखेंगे, मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट ये लाइन हुआ, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अब
ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। अब चाहे तो हम इसमें कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो सिखाए हैं, या डायरेक्ट वो जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था उसको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यूज करते हैं, यहाँ तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा के एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है 60 डिग्री। ए कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 2 1 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना हो गया। तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया हाफ। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया √7। मतलब इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √7 निकल गया। मतलब इसका मॉडुलस पता चल गया, कितना हो गया √7 यूनिट। अब कितने एंगल पे है वो भी पता चल जाएगा, कैसे साइन रूल यूज किए। तो इसके सामने कौन है वेक्टर बी है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 अपॉन साइन अल्फा। रिजल्टेंट के सामने कौन है पाई माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट अपॉन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा। चलिए पाई माइनस थीटा हम बता चुके हैं, साइन थीटा तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2, तो √3/2। तो यहाँ से अल्फा निकल गया। कैसे, तो साइन अल्फा हो गया √3/2 इंटू आर। आर हम लोग निकाल चुके हैं, आर कितना है √7 यूनिट। तो √3 इंटू 2√7 ये हो गया। तो अल्फा कितना लिख दिए, तो अल्फा हो गया साइन इनवर्स √3/2√7। ये आंसर। कोई डाउट सामर लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पे। अब एग्जांपल 2। अब मान लो कोई दो वेक्टर ऐसा दे दे कि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। एंगल कितना आया 90 डिग्री। अब बोलेगा मान लो ये कोई वेक्टर है ए, दैट इज 2 यूनिट, और ये है वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये है 1 यूनिट। इस बार भी दोनों का देखो हम सेम मैग्नीट्यूड लिए हैं जानबूझकर, बस एंगल चेंज कर दिए। वहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर प्रीवियस प्रॉब्लम में 60 डिग्री था, या 90 डिग्री है। अब हमसे बोलेगा रिजल्टेंट क्या होगा। अब देखो फिर रिजल्टेंट बदल गया, मतलब इसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट बार बार कुछ और आएगा। कब, अगर एंगल बिटवीन वेक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हमने एग्जांपल लिया। दो वेक्टर का रिजल्टेंट सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, आप उसको कैसे प्लेस किए हैं, आप उसको कैसे प्लेस किए हैं, कैसे रखे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट क्या होगा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ तो क्लियर ट्रायंगल दिख रहा है, इसको शिफ्ट कर दिया इस पे। यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बहुत आसान है। ये रहा, तो यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे डायरेक्ट। तो ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट का एंगल। तो यहाँ तो हम रिजल्टेंट क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो √a² प्लस बी स्क्वायर। और ए कितना है, तो 2 का स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √5 यूनिट। ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। एंगल पूछ रहा है तो tan निकाल देते हैं। tan अल्फा कितना है 1, बी कितना है 2, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स हाफ। मतलब रिजल्टेंट इतने एंगल पे है, इतने मैग्नीट्यूड का। खेल खत्म। रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √5 यूनिट। अब इसी चीज को अगर हम लोग अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, देखो सेम ही आएगा, एक ही बात है। सब तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। 2ab cos थीटा। जरा अब ये वाला देखो, यहाँ पे क्या लिख दिए, ए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है 90 डिग्री, cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो कितना हो गया √5 यूनिट।
तो देखो तुम ये एक्सप्रेशन भी लगाओगे तो यही आएगा। लेकिन हम क्यों लगाने जाएं, है ना, हम ये एक्सप्रेशन क्यों लगाने जाएं? अगर हम डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ये एक्सप्रेशन को हर जगह यूज कर सकते हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर दिया हुआ हो और एडिशन ऑफ टू वेक्टर तुमको निकालना हो तो, ठीक है। और नहीं तो ट्रायंगल बना के हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और कोसाइन फॉर्मूला है साइन फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट तो निकाल ही सकते हैं, बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस खुल गए। मान लो ये रहा एक F1, दैट इज 2 न्यूटन। एक फोर्स ये रहा F1 2 न्यूटन, और यहाँ से दूसरा फोर्स लिया F2, ये भी 2 न्यूटन। ठीक है, अब एंगल ऐसे देगा, यहाँ से एंगल देगा, ये एंगल बोलेगा कि 60 डिग्री है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोल दो। ये एंगल क्या है, F1 वेक्टर, ये एंगल F2 वेक्टर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। अब तुमसे क्या पूछेगा, फाइंड F1 प्लस F2। बोलेगा इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, मतलब नेट फोर्स, इसको नेट बोलते हैं, नेट ना क्योंकि ऐड कर रहे हो ना, यानी इस दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तो जो नेट फोर्स आएगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। मतलब हम दो फोर्स का जब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो बोल रहा है कि दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। फिर क्या करेंगे, अब फिर से देखो, अब क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो चलो ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। इसको उठा के इस पर रख दिया, पैरेलल वेक्टर है, तो ये रहा रिजल्टेंट। चलिए, तो ये रहा रिजल्टेंट, ये हो गया F2, ये था F1। अब देखो, अब हमेशा अपना कॉमन सेंस ओपन रखना, पहले ट्रायंगल ध्यान से देखो। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्यों, दोनों पैरेलल साइड से, तो ये 60 तो ये भी 60। अब जब ये दोनों साइड सेम है तो जो इसके सामने का एंगल होगा वही इसके सामने का एंगल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल भी सेम होगा। इस एंगल को कुछ x मान लो, तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब यहाँ ट्रायंगल ओ ए बी कैसा है, इक्विलेटरल। तो कुछ करना पड़ा, अगर ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये भी 2 यूनिट होगा, मतलब 2 न्यूटन होगा। तो देखो यहाँ पे बिना कोई फॉर्मूला, जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे रिजल्टेंट का, बिना उसको यूज किए रिजल्टेंट निकाल लिए। तो यही वेक्टर में मेन चीज है, तुम वेक्टर डायग्राम हमेशा बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, तुमको पता भी चलेगा ना। अब जैसे एक फोर्स एक्स एक्सिस पे था, दूसरा ये था, देखो रिजल्टेंट कहाँ से जा रहा है, दोनों के बीच में से कहीं से जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बहुत सिंपली निकल गया, हमको एक्सप्रेशन यूज भी नहीं करना पड़ा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको एंगल भी मिल गया, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। यानी रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कुछ नहीं किया, देखो एकदम बेसिक्स का यूज किए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्लियर है। अब इसी में अगर हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं तो लिखते हैं रिजल्टेंट, तो क्या लिखते हैं रिजल्टेंट, वो भी देख लो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू, अब यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना लिखोगे, कितना लिखोगे, देखो ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ध्यान से देखो, क्यों, दोनों का टेन 120। मिल रहा है ना, क्लियर है, समझ। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये वाला हो जाएगा, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए 120। cos 120 डिग्री। अब सॉल्व करो, इससे भी वही आएगा, कितना हो गया, 4 प्लस 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस पाई माइनस 60, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया 8 प्लस 8 इंटू कॉस 60, कैसा, माइनस 60, तो माइनस हाफ। तो ये हो गया 4, तो 8 माइनस 4 4, तो कितना हो गया 2। तो कैसे भी करो तो वही आएगा। कैसे किए, कॉस 120 डिग्री को क्या लिखे, कॉस पाई माइनस 60। ठीक है, लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 60 माइनस कॉस 60।
cos 60 डिग्री हाफ होता है तो माइनस हाफ, मतलब cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ, वही इसमें पुट किए हैं माइनस हाफ। तो 8 में माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किए तो -4, तो 8 माइनस 4 4, 4 का रूट 2, कैसे भी निकालो वही आएगा। क्लियर है?